जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में जो बहुजन की राजनीति है बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। जब से चंद्रशेखर रावण आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक बहुत बड़ा रैली किया, उसमें वाकई में देखने को मिले कि उसमें किसी एक जात के लोग नहीं थे। उसमें जो वाकई में बहुजन समाज बनता है, सारी जातियां उसमें थी, चाहे उसमें यादव हो, कुर्मी हो, पटेल हो, गुजर हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, वाल्मीकि हो, चमार हो, पासी हो, जितनी भी जातियां होते 6,747 जातियां, उसमें सारी जातियां वहाँ पे मौजूद थी। मैं वहाँ कवर करने गया था, तो उस पर और जिस तरह से राहुल गांधी ने आरक्षण के विषय में बोला है कि आरक्षण कब तक होना चाहिए ऐसे टॉपिक पे, और केजरीवाल जी ने एक ईमानदार मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उनका कहना है कि हम इस्तीफ़ा हम दे रहे हैं तो पब्लिक हमको बताए हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, क्या हम वाकई में ईमानदार हैं या गुनाहगार हैं, ये जनता से पूछने के लिए निकलेंगे। और मैं जाति गणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सब के बारे में जानने समझने के लिए हमारे साथ आप जिसको देख रहे हैं, ये हस्ती ऐसे है कि वो समाज को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, इतिहास बताते हैं कि हम क्या थे और क्या हो गए और हमको क्या बनना है। तो हमारे साथ केसी पीपल सर हैं, ये IRS से रिटायरमेंट है। इनसे बहुत सारे सवाल इनसे लूँगा, आखिर ये समाज में जो चल रहा है कैसा, बहुजन की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आपसे पहला सवाल है सर कि क्या बहुजन की राजनीति अब करवट ले रहा है? जिस तरह से मानवर काशीराम के समय में ये बहुजनों की एक बहुत बड़ा विशाल रैली होती थी, जगह नहीं मिलता था, और उसी तरह से चंद्रशेखर जो दिल्ली में एक बहुत विशाल रैली किया था, क्या लग रहा है कि अब घर में बैठकर राजनीति नहीं होगा, ट्वीट से राजनीति नहीं होगा, समाज के बीच में जाना पड़ेगा, क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, बहुजन समाज की जो राजनीति है उसका भी एक समय होता है, उसका एक समय होता है। और मुझे लगता है कि आज जो बहुजन समाज की जो राजनीति है उसका समय 1989 और 90 में आया था, जब मंडल कमीशन लागू किया गया था, और 1980 में आया था जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट के पटल पर रखी गई थी। और 1990 में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि हम जो आरक्षण दे रहे हैं बैकवर्ड क्लास के लिए 52% दे रहे हैं, तो ये 52% उनकी जो आबादी है वो हमने 1931 की जनगणना के आधार पे निकाली है। लेकिन उस समय जो उनके पास मौजूद डेटा था उसके आधार पर उन्होंने आरक्षण दे दिया था। अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पहले से ही मिल रहा था। तो उस समय जो OBC वर्ग था, अन्य पिछड़ी जातियाँ, चूँकि ये तीनों ही जातियाँ जो हैं, अनुसूचित जाति जो सबसे पहले जिसको आरक्षण मिला, अनुसूचित जनजाति जिसके लिए उसके बाद आरक्षण मिला, और OBC जिसके लिए 1990 में ये आरक्षण मिला, ये तीनों ही बैकवर्ड क्लास में आते हैं। तीनों को मिला करके बैकवर्ड क्लास बोला जाता है। बैकवर्ड क्लास में 3 कैटेगरी हैं, जैसे मतलब सवर्ण क्लास है, सवर्ण क्लास के अंदर 3 कैटेगरी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये 3 वर्ण जो है सवर्ण क्लास में आते हैं, इनके लिए वर्ण बोलते हैं। और चौथा क्लास जो है शूद्र है। तो शूद्र के लिए 3 भागों में बांटा गया है, या तो ऐसा कह लीजिए या ऐसा कह लीजिए कि बैकवर्ड क्लास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो भाग है उसको अनुसूचित जाति बोलते हैं, जो किसी समय में उनका जो स्टेटस है अछूत के रूप में होता था। उन जातियों को इकट्ठा करके, मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय में जो अंग्रेज़ों की समितियां आई थी, जिसमें साउथ बरो कमेटी हो गई,
जिसमें मतलब ये जो कमीशन आया था, क्या नाम है, मंडल कमीशन। हाँ जी, मंडल कमीशन। नहीं मंडल कमीशन नहीं, उस समय जो बाबा साहब के समय में जो साइमन कमीशन, अच्छा, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने उनका अध्ययन किया था। और उसके बाद में एक्ट बना था जो सरकार का, जिसको संविधान का पहला मतलब जो अंग्रेज़ों के समय का संविधान था भारत का, उसको 1935 का इंडिया एक्ट बोलते हैं। उससे पहले 1919 का इंडिया एक्ट बना था, 1909 का एक्ट था। तो 1909, 1919 और 1935 ये 3 एक्ट बने। 1935 का जो एक्ट था, उससे पहले 32 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी बाबा साहब के साथ में लंदन में, उसमें गांधी जी भी दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, जिसमें कम्युनल अवार्ड मिला था, जिसके नाम पे मतलब जो आरक्षण मतलब दिया गया पूना पैक्ट में, गांधी के और मतलब बाबा साहब के बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें से आरक्षण निकला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो मतलब रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, आरक्षण नहीं चाहते थे। और उसके लिए उसमें 2 जो क्या नाम है अधिकार थे वोट के, तो वो उनको 2 वोट का अधिकार उसमें मिल रहा था। जो क्या नाम है अनुसूचित जातियां जिनको बोला जाता है, जिनको इकट्ठा किया था। असल में ये अनुसूचित जातियां आई कहाँ से, ये भी हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1909 में हमारे जो मुस्लिम समाज है उसके नेता थे आगा खां। तो आगा खां जो है अपने भाषण में बोला करते थे कि जो हिंदू हैं, उससे पहले जो जनगणना होती थी वो धर्म के आधार पर होती थी। हिंदुओं की अलग मतलब उसको गिना जाता था, मुसलमानों को अलग गिना जाता था, सिखों को अलग गिना जाता था, लेकिन जातियों के आधार पर गणना पहले नहीं होती थी। तो पहली बार मतलब जब आगा खां ने कहा कि जो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म के लोगों को ज़्यादा गिन लिया जाता है, जबकि वो इतने भारत में है नहीं, लगभग उनके बराबर ही हमारी भी जनसंख्या मुसलमानों की है। अगर मतलब जो है हिंदुओं में से उन लोगों को निकाल दिया जाए जो हिंदू हैं ही नहीं, और उनको भी हिंदुओं में गिना जाता है, तो उनका इशारा जो था, आज जो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति है, ये लोग पहले जो अछूत थे, ये अपने को चूँकि ब्राह्मण जो पुरोहित होते थे उनसे अपने संस्कार नहीं करवाते थे, और ना उनके ब्राह्मण संस्कार करते थे, ना उनके देवी देवता को मानते थे। इसी तरह से जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके कबीले थे, उनके अपने अपने धर्म थे, तो उनको एनिमिस्ट बोलते थे, या मतलब जो है अपना अलग मतलब उनके रीति रिवाज थे, तो वो भी ब्राह्मणों को और मतलब हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो हिंदू नहीं है, जो उनके उसको नहीं मानते, ना तो गाय के लिए प्रति श्रद्धा रखते थे और ना गाय की पूजा करते थे, उल्टे मतलब गाय का वो जो है मांस भी खाते थे। सर सवाल पे आइए सर। तो मैं यही सवाल ही बता रहा था। तो उनको मतलब जो है उन्होंने 1911 में जो जनगणना का डेटा आया है, और उसमें जो है ये जातियों का एक पैरामीटर्स बनाए गए कि कौन सी जातियां ऐसी हैं जो अछूत हैं, और जो मतलब ये चीज़ें हैं, तो उसके 10 पैरामीटर बनाए गए बाबा साहब अम्बेडकर ने और अंग्रेज़ों ने, और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में उसको लिखा है। किताब का नाम है अछूत कौन और कैसे। इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उसी के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ ये वाली बात। तो उनको 1911 में जो जनगणना आई, उसमें एनिमिस्ट को अलग कर दिया गया। एनिमिस्ट मतलब जो अनुसूचित जनजाति है, जिनको आज बोला जाता है, और अछूतों को जो 10 पैरामीटर्स थे उसके आधार पे अछूतों को और जनजातियों को अलग कर दिया गया, और उसके बाद फिर हिंदुओं को रखा गया, और फिर उनकी जो संख्या थी वो बढ़ गई मुसलमानों की। तो उन्होंने मुसलमानों के लिए आरक्षण मिला करता था, उसके लिए सांप्रदायिक आरक्षण बोलते थे, धर्म के आधार पर। तो वो उनको मंत्रिमंडल में भी हिस्सेदारी मिलती थी अपनी जनसंख्या के अनुपात में, और उनके लिए राजनीति में जो चुने जाते थे उसमें भी मतलब उनके लिए आरक्षण था, रिप्रेजेंटेशन था। तो आरक्षण की नींव यहाँ से पड़ी है। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए, आरक्षण की नींव जो है दलितों से नहीं पड़ी, आरक्षण की नींव जो है सांप्रदायिक आरक्षण से, मुसलमानों से और सिखों से पड़ी है। तो ये जो मामला था, यहाँ से मतलब जाति जनगणना
पहली जाति जनगणना जो है 1911 में हुई। सर सॉरी, मैं आपसे रोक रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुजन राजनीति जो मानवर काशीराम ने चलाया था, आज क्या बहुजन समाज बनाने की ज़रूरत है? अखिलेश ने पीडीए बना दिया है, तो बहुजन समाज की ज़रूरत है इसे? बिल्कुल, ये मेरा मैं जो उत्तर दे रहा हूँ ये इसी से संबंधित है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को पता नहीं है बैकग्राउंड, वो ऊपर ऊपर की बात करते हैं, लेकिन अंदर की बात उनको बहुत सारी पता नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो वो जो आरक्षण आया, तो आरक्षण आने के बाद में ये जाति जनगणना जो आरक्षण का एक उस पे आएंगे सर, उस पे आएंगे सर। आरक्षण जो है, आरक्षण का बेस जो है जाति जनगणना था। तो जाति जनगणना जो हुई, उसी के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वहाँ से डेटा मिला, और डेटा के आधार पे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आगे की लड़ाइयाँ लड़ी 1932 तक, वो उसी 1911 की जनगणना के आधार पे जो उनने लड़ाइयाँ लड़ी। तो वो जो लड़ाई थी मान्यवर कांशीराम जी ने, जो बाबा साहब ने लड़ी, उसके बाद में कांशीराम जी ने जो लड़ाई लड़ी, जो उनकी लड़ाई 1984 में, तो मतलब बीएसपी के प्लेटफॉर्म से शुरू होती है राजनीतिक से, और उससे पहले उनकी लड़ाई जो है 1973 से शुरू हो गई थी, जो बामसेप के रूप में 1978 में लड़ाई शुरू हुई, और DS4 के माध्यम में, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के माध्यम से फिर उन्होंने उस लड़ाई को शुरू किया। और वो आज जो लड़ाई है, वो उसी लड़ाई का नाम जो है बहुजन समाज की राजनीति बोलते हैं। तो बहुजन समाज की राजनीति के प्रति आकर्षण पहले नहीं था, लेकिन जब बहुजन समाज की राजनीति के प्रति आकर्षण जब बढ़ा, जब बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1993 में मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाई, उसके बाद में फिर बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनाया बहन मायावती जी को, पहली बार 1995 में, 97 में बनाया, 2001 में बनाया, फिर उसके बाद में 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूरे बहुमत के साथ, जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसमें सरकार बनाई। सर मानवर काशीराम जी पार्टी बनाने के पहले तो उन्होंने बहुजन समाज बनाया ना, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आज क्या बहुजन समाज बनाने की ज़रूरत है कि अब वो काम पूरा पीडीए बना दिया है अखिलेश ने? देखिए, बहुजन समाज जो बनाया क्या नाम है मान्यवर काशीराम जी ने, उसका आधार मैं इसीलिए बताया था डीप में, 1909 से आगा खां के समय से शुरू हुआ, फिर देश का बंटवारा हो गया, उसके बाद में लोग कहीं चले गए, कहीं मतलब जो बाहर से भी लोग इधर इंडिया में आ गए, तो जनसंख्या का विचलन हुआ। तो लोकतंत्र में जो सारा खेल होता है वो जनसंख्या का होता है, जो वोट होते हैं वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा काशीराम जी ने लगाया। तो उसमें मतलब जो है उन जातियों को एहसास कराया जो जातियां हाशिए पे थीं और वो जो तो राजनीति करना जानती नहीं थी। तो बहुजन समाज के प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो वंचित जातियाँ थीं, जो राजनीति में पिछड़ी हुई थी, उनको भी मतलब जो है उन पिछड़ी हुई जातियों के लिए राजनीति करना सिखाया, और वो जो सिखाया तो वो राजनीति करने लगे। आज आप देख रहे होंगे कि जातियों को सब कोई गिन रहा है, और जो कांग्रेस जो थी एक लंबे समय तक आपका 1950 से लेकर के, और एक बार तो 1977 तक उनका राज था, फिर मतलब जनता पार्टी का थोड़े दिन के लिए आया, फिर बीच में थोड़े दिन के लिए बीपी सिंह का आया, उसके बाद में फिर से मतलब जो है मतलब जो परिवर्तन हुआ, फिर मतलब एक दल की सरकार बनना बंद हो गई। काशीराम जी ने ये कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नोट लिया और उन्होंने कहा कि अब जो कांग्रेस के लिए ये घमंड है कि हम अकेले दम पे पूरे सभी राज्यों में सरकार बना सकते हैं, पूरे देश में सरकार बना सकते हैं, अब वो दिन चले गए जब अकेला दल जो है सरकार भारत में बनाया करता था। अब ऐसा समय आ गया है कि लोगों को अब गठबंधन की राजनीति सीखनी पड़ेगी, और अब बिना गठबंधन के जो है कोई भी देश में सरकार नहीं बना सकता है। तो पहली बार उन्होंने जो है नरसिंह राव की सरकार चली गई थी, देवगौड़ा की भी चली गई थी, उसके बाद में उन्होंने पहली बार जो सरकार बनाई वो गठबंधन की सरकार बनाई, जिसके लिए उन्होंने एनडीए जिसका नाम दिया। और उन्होंने पहले 13 दिन की बनाई, फिर मतलब जो 3 महीने की बनाई, फिर मतलब जो है मतलब पूरी 5-6 साल उन्होंने सरकार को चलाया। लेकिन उन्होंने जो जाति जनगणना का जो एजेंडा था वो देवगौड़ा की सरकार ने पास कर दिया था कि 2011 में जो जनगणना होगी वो जाति के आधार पर होगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जो 13 दिन की सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने उसको पलटा, जो देवगौड़ा का जो प्रस्ताव था उसको पलट करके उन्होंने जाति जनगणना के प्रस्ताव को ख़त्म कर दिया। और आपको पता होगा कि 2011 में जब जनगणना हुई तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वो जो जनगणना हुई वो जाति के आधार पर नहीं हुई,
लेकिन चूँकि जाति के आधार पर जनगणना चाहते थे तो उसमें जो सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं, जिसमें मतलब जो जनता पार्टी है, जनता दल है, और मतलब जो दूसरे क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनको ओबीसी के द्वारा लीड होती हैं, दलितों के द्वारा जो लीड होती हैं, ऐसी पार्टियों ने मिल करके आवाज़ उठाई यूपीए में कि जनगणना। तो फिर उन्होंने जो है एक जनगणना कराई 2011 में, जो जाति जनगणना से, वो जनगणना जो सामान्य जनगणना थी उससे अलग थी। सर मेरा सवाल ये है सर कि मानवर काशीराम में बहुजन समाज बनाया, तो आज बनाने की ज़रूरत है कि नहीं है? पीडीएफ अखिलेश ने बनाया है, इस पर आइए ना सर। मैं वही बता रहा हूँ कि ये जाति जनगणना जो है उसके बीच में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जाति जनगणना का उस पर आएंगे सर, उस पर आएंगे। मैं जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, उस पर आगे सवाल लूँगा मैं। जी। क्योंकि वो सवाल से पहले ये ज़रूरी है बताना, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो वो दूसरा सवाल समझ नहीं सकते हैं। इसलिए जाति जनगणना का जो मुद्दा था वो उन्होंने उसको पलट दिया, और जाति जनगणना की जगह उन्होंने जो है सामान्य जनगणना कराई 2011 में। लेकिन वो जो दूसरी जनगणना कराई वो जाति जनगणना भी थी, सामाजिक आर्थिक, और जाति जनगणना कराई 2011 में ही कराई। लेकिन वो जो है आपका जो ग्रामीण विकास मंत्रालय और मतलब अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने मिल करके कराई। वो जनगणना जो है उनको ऑथेंटिक नहीं माना, और बाद में उसका डेटा जो है 2014 में जब मोदी की सरकार आई तो वो नहीं दिया। तो उस समय से ही मतलब 1990 में मंडल कमीशन ने कहा कि जाति जनगणना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डेटा है सामाजिक न्याय का, जो डेटा जिसे बोला जाता है मंडल कमीशन का, ये डेटा पुराना है। इसलिए हमें जब भी मतलब हमारे जनगणना हो तो उसमें जातियों को फिर से गिन लिया जाए, जैसे मतलब अंग्रेज़ों के समय में 1931 में गिना गया था। लेकिन किसी भी सरकार ने उसके बाद में नहीं उसको गिना। लेकिन अब 2021 में फिर से जनगणना होना था। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम जनगणना जो है ये इसको तो हम जो है इसका डेटा नहीं देंगे, जो 2011 का जो सामाजिक आर्थिक जो डेटा है, लेकिन हम 2019 में जब हमारी सरकार आएगी तो हम दोबारा मतलब जो जाति जनगणना में उसको जोड़ेंगे जनगणना के साथ में। लेकिन जब सरकार आई तो उनको गृह मंत्री से हटा दिया गया, अमित शाह गृह मंत्री बन गए, क्योंकि गृह मंत्री के अंडर में आता है ये काम जाति जनगणना का और जनगणना का भी। तो जो सेंसस ने उसको मतलब कराया ही नहीं। 1921 में जनगणना होनी थी, 21 में कोरोना आ गया तो उसके तरस टाल दिया। उसके बाद में लगातार ओबीसी का दबाव बना कि उसमें जाति का कॉलम जोड़ा जाए जनगणना में, लेकिन आज तक वो जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। लेकिन अब फिर से मतलब जो जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो अखिलेश यादव ने उठाया है, जाति जनगणना का मुद्दा स्टालिन ने उठाया है, जाति जनगणना का मुद्दा बहन मायावती ने उठाया है। जाति जनगणना के मुद्दे के ऊपर चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी मतलब आपका 11 तारीख के लिए, 11 सितंबर के लिए इसमें इंदिरा गांधी स्टेडियम में बहुत बड़ी रैली करी है। और इसी जाति जनगणना का आधार जो है यही बहुजन समाज का आधार है। जैसे उस समय मंडल कमीशन आधार था, आज के समय में जाति जनगणना जो है इस बहुजन राजनीति का आधार बन गया है। तो जो जाति जनगणना की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जैसे उस समय क्या था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, ये माननीय काशीराम जी के समय का नारा था। लेकिन आज के समय का जो नारा है कि जो जाति जनगणना की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। लो जो मतलब नेता आज जाति जनगणना की बात बढ़ चढ़ कर रहे हैं उसके लिए बहुजन समाज अपना समर्थन दे रहा है। इसीलिए बहन मायावती के लिए भी उसका विरोध करना पड़ा, जो जजमेंट आया है अभी वर्गीकरण का। आपका जो सवाल था वो था कि क्या पीडीए बहुजन समाज है, यही तो आपका सवाल था जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा था कि जो जाति जनगणना का जो मेरा मुद्दा बीच में लिया जी, वो इसलिए लिया क्योंकि जो पीडीए है इसका संबंध भी जाति जनगणना से है, और जो मतलब बहुजन समाज है उसका मुद्दा भी जाति जनगणना से है। और ये जो कहने में जो पीडीए बनाया है अखिलेश यादव ने, वो इसीलिए बनाया है क्योंकि बहुजन समाज का जो वोटर है वो पीडीए की तरफ आकर्षित हो। और मतलब उन्होंने एक कास्ट ऑपरेशन भी किया है। कास्ट ऑपरेशन ये था कि मतलब जो अभी 2022 का जो इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके लिए उन्होंने ख़ास तौर से पीडीए बना करके उसका इस्तेमाल करके एक प्रयोग करके देखा उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरह से काशीराम जी ने बहुजन समाज का प्रयोग उत्तर प्रदेश के अंदर करके देखा था, फिर पूरे देश में किया था, इसी तरह से पीडीए का प्रयोग करके मतलब 2022 में अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में देखा, क्योंकि वो प्रयोगशाला थी। सर मेरा काउंटर है इस पे, क्या पीडीए में पंडित जी आते हैं उसमें? पीडीए का मतलब जो होता है वो तो जो उसका नाम है उससे स्वतः ही स्पष्ट है। पी का मतलब है पिछड़ा वर्ग और डी का मतलब है दलित वर्ग
ए का मतलब है अल्पसंख्यक वर्ग, जिसमें मुसलमान हैं ख़ास तौर से, और पीडीए हो गया। पी का मतलब लेकिन पिछड़ा वर्ग। उसमें फिर जब कहते हैं उनको राज्यसभा भेजना होता है तो माता प्रसाद पांडे आ जाते हैं, तब तो मुसलमान नहीं आता। नहीं, उन्होंने क्या नाम है, इतना नहीं, उनके मतलब जो टिकट का जो वितरण हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो विधानसभा की टिकटें बांटी गई थी, उसमें उन्होंने पीडीए का ध्यान रखा था, और ज़्यादातर उन्होंने उसका भी ध्यान रखा था, और कास्ट ऑपरेशन का भी ध्यान रखा था। उन्होंने जैसे अनुसूचित जातियों में कौन सी जाति को कहाँ से टिकट देना चाहिए, इसका भी ध्यान रखा था। जैसे मतलब पासी समाज के लोग थे, उनको ज़्यादा टिकट दिए गए, चूँकि पूर्वांचल है उत्तर प्रदेश का, उसमें उनकी आबादी काफ़ी है, और जो चमार या जाटव के बाद में जो आबादी है उत्तर प्रदेश में पासी समाज की आती है, तो उसका उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया गया, और उनके जीते भी हैं सबसे ज़्यादा 6-7 मतलब उनके एमपी पहली बार मतलब जीते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वो लोग जो है पहले बीजेपी को वोट देते थे, तो बीजेपी से वोट हट करके वो जो है उनके तरफ गया। और सर मूल प्रश्न पे आइए कि चंद्रशेखर जो रैली किया है, तो क्या जो ट्वीट से एक कमरे में बंद करके राजनीति करते थे, इस रैली से अब रोड पर समाज में आना पड़ेगा? देखिए, चंद्रशेखर ही नहीं, ये जो अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया था, पहले वो सवाल पूरा नहीं हुआ उसका उत्तर जी। तो उसका उत्तर पूरा होने से पहले मतलब जो है ये दूसरा सवाल जो है वाजिब नहीं है, क्योंकि वो उसका जो सवाल है उसका उत्तर ये था कि उन्होंने मतलब जो है ये जो वोट था, जो क्या नाम है, चमार और जाटव का वोट जो है, वो उन्होंने उसके साथ साथ जो पासी समाज है उसके साथ साथ उसका भी वोट उन्होंने लिया। उसका कारण, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ था कि उससे पहले आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 22 में जो 13% पे मतलब बीएसपी आ गई। उसके बाद में 2000 क्या नाम है, इसमें जो अभी 24 में इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, उसमें मतलब 10% से नीचे आ गई। तो कहने का मतलब है कि निरंतर जो बेस वोट था, जो कोर वोट है बीएसपी का, वो उधर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था, बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ। जो अखबारों ने डिस्कोर्स जो दिया है वो इन्होंने ये लिखा कि बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनका असामान्य रूप से समाजवादी पार्टी का वोट उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। तो बढ़ने का वोट मतलब वो बढ़ा कहाँ से है? क्योंकि जो कम हुआ है वहीं से तो जाएगा। तो बीएसपी का कम हुआ तो वो कहाँ गया? वो समाजवादी पार्टी में गया। और बीजेपी का भी कम हुआ है, बीजेपी का जो 49 तक वोट था वो आकर के उनका 32-33 पे आकर के सिमट गया वोट। तो वो उनका वोट कहाँ चला गया? वो वोट भी मतलब जो समाजवादी पार्टी की तरफ गया। और उनका जो वोट है, अगर वो एनडीए नहीं होता, दूसरी पार्टियां नहीं होती उनके साथ में, जैसे मतलब जो अनुप्रिया पटेल जैसे जो दल हैं या निषाद के जो दल हैं वो नहीं होते, तो बीजेपी का मतलब जो है इतना भी मतलब सीटें नहीं आ पाती। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो मुसलमानों का वोट है लोकसभा के अंदर, जो अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है 2024 में, इसमें उन्होंने और ऐड कर लिया। जो वोट पहले कुछ थोड़ा बहुत मुसलमान का वोट बीएसपी के साथ गया था 2022 में, लेकिन 24 में एक भी वोट मुसलमानों का बीएसपी को नहीं मिला। सारा वोट जो समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए गठबंधन जो हो गया ना, तो दोनों के लिए गया। इसका प्रमाण यह है कि कांग्रेस जो 0 पे थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके लिए भी मतलब 6-7 सीटें मिली और उनका वोट परसेंट भी 6 बढ़ गए, 2% वोट। सर आपसे एक काउंटर सवाल है, क्या पीडीए वोट लेने के लिए बना है, मलाई खाने के लिए पंडित जी हैं? देखिए, आपका जो कहने का मतलब था माता प्रसाद पांडे की जो आप बात कर रहे थे, पहले सवाल में उसी पे आ ही रहा था, अपने आप ही आ रहा था। तो वो मलाई खाना के लिए नहीं है, ये होता है कास्ट पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स में उन्हें पता है कि अगर हमें ब्राह्मण, अब ये तो तोड़ लिए उन्होंने, पीडीए ने। कौन कौन तोड़ लिए? यादव तो उनका कोर वोट है, मुसलमान उनके साथ एक छत्र आगे कांग्रेस के साथ आने से, और मतलब जो है दलितों में मतलब जो पासी बिरादरी, बड़ी बिरादरी है, वो उनके साथ पूरी एक छत्र है। उसके बाद में अवधेश प्रसाद हैं, इंद्रजीत सरोज हैं, पुष्पेंद्र सरोज हैं, प्रिया सरोज है, और मतलब जो है आर के चौधरी हैं मछली शहर से। ये सारे लोग जो हैं ये वो हैं जो बहुजन समाज पार्टी में काम किया करते थे। तो ये सब के सब मतलब इधर आ गए। इधर आने से मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप थोड़ा जल्दबाजी मत करो, सवाल में उत्तर दे रहा हूँ। तो जो पांडे की बात पे आ रहा हूँ मैं, तो पांडे जो है, ये जो ब्राह्मण हैं,
ये दो जगह थे। 2007 में जब सरकार बनी बीएसपी की, तो ये बीएसपी के साथ थे। 5% के करीब ब्राह्मण मिले थे, तभी तो सरकार बनी थी। खाली अकेली दलितों के और बहुजन समाज के वोटों पर नहीं बनी वो सरकार साथ में, पूरे बहुमत की। तो उसमें ब्राह्मण भी 5% थे। अब उनके लिए सरकार 2027 में इलेक्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश में जो पीडीए के द्वारा जितना दोहन होता था, जब भैंस में से जितना दूध निकालना था उतना ही तो निकलेगा, क्या उससे ज़्यादा निकलेगा तो इंजेक्शन मारना पड़ेगा। तो वो दूध जितना निकालना था तो वो उतना दूध तो उन्होंने निकाल लिया उसमें से। तो अब वो दूध में उससे दूध से बीजेपी के वोट से और उसका कंपेयर करके देखो तो अभी भी मतलब बीजेपी का वोट जो है ज़्यादा है। तो सरकार बनानी है 27 के अंदर अखिलेश के लिए, तो अब उनके लिए कहाँ से वोट लाएंगे। तो इस समय जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण राजनीति है वो कम से कम वो ठगी सी महसूस कर रही है, वो हाशिए पे अपने को समझ रही है। तो उसके बाद दो विकल्प हैं ब्राह्मणों के सामने। एक तो विकल्प है बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएं। तो बहुजन समाज पार्टी के साथ पहले थे, लेकिन वहाँ बहुजन समाज पार्टी ने चूँकि अपना आधार वोट खो दिया है, इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। तो उसका विकल्प जो है अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को बना के दिया है। क्योंकि अब हम भी आपके लिए खोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वोट जो है बेस है हमारे पास बहुजन समाज का, और आप हमारे साथ में आएंगे तो सत्ता की मलाई आपको खाने को मिलेगी। क्योंकि पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ 2007 में गए थे तो आपको सत्ता की मलाई मिली थी, और 2012 में अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण गए थे, इसलिए अखिलेश यादव की सरकार बनी थी। तो उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण जब कब खत्म किया था, ब्राह्मणों के कहने से उन्होंने 2012 में प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था। सर मेरा एक सवाल और इसमें मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि जब सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के साथ जुड़ते हैं तो ब्राह्मण समाज पार्टी हो जाती है, अगर सपा के साथ जुड़ते हैं तो बहुजनों की पार्टी हो जाती है। ये कैसे दुविधा है? देखिए ये सवाल ये है कि बोलता कौन है इसको। बोलता ये है कि ये जो मतलब जो कास्ट ऑपरेशन है, कास्ट ऑपरेशन इस देश के अंदर वो सबसे अच्छा कर सकता है जिसने जातियां बनाई हैं। जो निर्माता है ना जातियों का, वही जातियों का ऑपरेशन कर सकता है। तो इस देश के अंदर सभी जानते हैं कि जातियों का निर्माता कौन है, मनु महाराज हैं। और मनु महाराज मतलब किसके, मनु महाराज के चेले कौन है, उनको ब्राह्मण मतलब माना जाता है। तो ब्राह्मण भारत की राजनीति को जानते हैं। दो तरह की मानसिकता क्यों है, मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ। मैं वही तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इसी में मैं जवाब ही तो दे रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो उस जवाब को मतलब सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। तो मतलब वो जवाब ये है उसका कि जो जाति का ऑपरेशन जो करना जानता है वही तो इस डिस्कोर्स को फैलाता है। मीडिया किसके हाथ में है इस समय? मीडिया मतलब किसके हाथ में है? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सोशल मीडिया में भी उनकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है, जो ब्राह्मण समाज की। तो वो जो है राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी है। उनकी हिस्सेदारी मतलब कोर्ट के अंदर भी है, कोर्ट में भी जजमेंट देते हैं, वही देते हैं जजमेंट। राजनीति चलाते हैं पीछे से, वही चलाते हैं। बीजेपी की राजनीति को कौन चला रहा है? कोई मोदी चला रहे हैं? मोदी नहीं चला रहे, आरएसएस चला रहा है। आरएसएस के हेड कौन है? ब्राह्मण है। तो बारी बारी से ब्राह्मण ही मतलब उसके जो है जो सरसंघ चालक हैं ब्राह्मण ही तो बनते हैं, उनके हाथ में ही तो उसकी चाबी है। यानी बीजेपी की चाबी भी ब्राह्मण के हाथ में है और कांग्रेस की चाबी भी जो ब्राह्मण के हाथ में है। तो अखिलेश ने जब कांग्रेस के साथ में समझौता कर लिया है तो उन्हें पता है कि ब्राह्मण को बीजेपी से तोड़ना है। तो बीजेपी से जब तक ब्राह्मण को नहीं तोड़ेंगे तब तक बीजेपी मतलब डाउन नहीं जा सकती। तो इसलिए उन्होंने ये ऑपरेशन कास्ट ऑपरेशन का हिस्सा है, और ये अखिलेश यादव का हिस्सा नहीं है। ये ब्राह्मणों का ही हिस्सा है। ब्राह्मणों ने ही उनको सिखाया है कि ब्राह्मण को लेने के लिए आपको ये जो है गोटी चलनी पड़ेगी, और तो आप जो है इसको बीजेपी को परास्त कर सकते हैं। सर मूल प्रश्नों पर भी नहीं आ पाए हम कि क्या चंद्रशेखर बहुजन की राजनीति बदल रहे हैं कि अभी वो और समय लगेगा? देखिए जो चंद्रशेखर की राजनीति है और जो पीडीए की राजनीति है, आपने दोनों ही सवाल किए थे जी। तो मैंने एक सवाल का जवाब अभी दिया है कि जो क्या नाम है अखिलेश की राजनीति है, उसने उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक बीजेपी को जो है डाउन साइज किया है, नीचे लाए हैं। और चंद्रशेखर की जो राजनीति है वो बीएसपी को नुकसान नहीं पहुंचा रही। चंद्रशेखर की जो राजनीति है, जो लोग मतलब जो मीडिया में डिस्कोर्स चल रहा है वो ये चल रहा है कि चंद्रशेखर की राजनीति से बीएसपी खत्म हो जाएगी। हाँ, लोग कह रहे हैं कि एक ही घर में दो पार्टी बन गई, वो पार्टी समाज बढ़ जाएगा। जी ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर की जो वोटर हैं वो बहुजन समाज के वोटर हैं, वही वोटर बहुजन समाज पार्टी के हैं और वही वोटर चंद्रशेखर की पार्टी के हैं। तो चंद्रशेखर की पार्टी जो उन वोटर को ऐड कर रही है, जो वोटर जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट इस समय
नहीं देते हैं, जो छिटक गए थे। छिटक गए हैं, वोट नहीं देते, नाराज़ हैं जी। नाराज़ हैं। तो किसी भी वजह से नाराज़ हैं, उसका कोई भी कारण हो सकता है। और उसमें मैं तो कहूँगा मीडिया का डिस्कोर्स ज़्यादा है। तो दूसरा नेतृत्व परिवर्तन जो हुआ है, बहन जी के मतलब हाथ से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना, उनका परिवर्तन अपने जो उनको आकाश आनंद जी को दिया है, वो भी एक उसमें वजह है, दोनों वजह हैं। और मुस्लिम समाज को बार बार मतलब जो नाराज़ करना, तो मुस्लिम समाज एक बहुत बड़ा मतलब जो वोट मतलब था जो बीएसपी का, जिसकी वजह से उनको जो मुलायम सिंह के साथ में अखिलेश के साथ में जो समझौता हुआ, उसमें उनको 10 सीटें मिली, अखिलेश को 5 ही मिली थी 2019 में। तो उसमें मुस्लिम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो मुस्लिम वोट जो है उसके बाद में मतलब हटता चला गया। और 2024 का जो इलेक्शन था, उसमें मुस्लिम समाज ये चाह रहा था कि बहन जी जो है इंडिया के साथ में आएँ, तो उनके साथ में उनको 10 नहीं 20 सीटें मिल जाती हैं उत्तर प्रदेश में। इसी उत्तर प्रदेश में 20 सीटें मिलती हैं अगर वो इंडिया के साथ आ जाती। लेकिन मतलब उन्होंने मुसलमान ने माना कि वो बीजेपी को बाकओवर देना चाहती हैं, इसलिए वो इंडिया के साथ नहीं आ रही हैं। इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा वोट कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने दे दिया। तो अब इस चीज़ का, इस अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, जो आपने चंद्रशेखर का सवाल किया है ना, उसको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि नगीना के अंदर चंद्रशेखर ने किसी पार्टी का सहारा नहीं लिया। ना तो उसने जो है क्या नाम है कांग्रेस का सहारा लिया, ना समाजवादी पार्टी का सहारा लिया, ना कोई बीजेपी का सहारा लिया। लेकिन अपने दम पर नगीना की सीट उतने ही वोटों से जीती जितने मोदी ने जीती है, जितने वोटों से, उतने ही वोटों से चंद्रशेखर ने जीती। चंद्रशेखर के बारे में कहा जा रहा है ये तो सांसद बनना आसान है, मुख्यमंत्री बन के दिखाएं, ऐसा सवाल किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट चाहिए होते हैं ना, खाली दलित के वोट से तो बन नहीं सकता मुख्यमंत्री। तो जैसे बहन जी के लिए भी ब्राह्मण को मतलब जोड़ना पड़ा था। तो आप मतलब चंद्रशेखर के जो भाषण है 11 तारीख का, उसका आप अध्ययन करिए। उस अध्ययन से आपको बहुत सारी चीज़ें निकलेगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो उसको एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं। वो छोड़ दी हैं 27 के इलेक्शन के लिए। 27 के इलेक्शन में चंद्रशेखर का मुकाबला बहन मायावती से नहीं है। 27 के लिए बड़ी बात करें सर आप, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। और उसको एनालाइज करिए। उनका मुकाबला जो है राहुल गांधी से और अखिलेश यादव से है, ये बहन जी से मुकाबला नहीं है। और अगर उन्होंने ये दिखा दिया करके, लेकिन मीडिया वाले बहन जी से तोल के दिखा रहे हैं, बहन जी से तुलना करके दिखा रहे हैं। क्योंकि वो जो कास्ट ऑपरेशन है, जो मैं जो बता रहा हूँ, जाति का ऑपरेशन कौन जानता है, वो लोग मीडिया में बैठे हुए हैं, तो उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। वो बहन जी से मतलब लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो मतलब ना बहन जी लड़ने वाली हैं चंद्रशेखर से, ना चंद्रशेखर बहन जी से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं पर भी नहीं नज़र आ रहे। उन्होंने कहा है बहन जी मेरी आदर्श हैं, मेरी नेता हैं, और जो कांसीराम जी का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए बहन जी आई थी। और बहन जी से अगर वोट छिटक रहा है और वो संघर्ष करने वाले आदमी को चाहते हैं, तो ठीक है, उनका जो छोटा भाई है वो मौजूद है, वो संघर्ष के लिए निकला है। उसके साथ में वाल्मीकि समाज को तोड़ने के लिए जजमेंट दिया गया, ये क्या नाम है वर्गीकरण किया गया। लेकिन वर्गीकरण के बावजूद भी जो वाल्मीकि समाज के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा चंद्रशेखर के साथ थे। आएंगे सर, उस पर आएंगे सर। मैं आगे इसी पे सवाल लूँगा। मैं तरह इस कंप्लीट हो जाए चंद्रशेखर वाले पे। तो चंद्रशेखर क्या राजनीति, अब हरियाणा में भी वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या ये अपना फैलाव भी कर रहे हैं? इनका आगे भविष्य कैसे देख रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर का मतलब जो फैलाव है वो आपको नज़र आ रहा है। हरियाणा के अंदर जो है अभी जो उन्होंने चौटाला की दूसरी पार्टी से समझौता किया दुष्यंत से, और बहन जी ने भी मतलब दूसरे चौटाला से समझौता किया है जी। ठीक है। तो दोनों ही मतलब जो जाट राजनीति है क्या नाम है हरियाणा की, तो जाट जो है 28% के करीब जाट हैं हरियाणा के अंदर, और 25% के करीब मतलब जो दलित हैं। तो दलित और मतलब जाट का जो समझौता है वो एक तरह से पैक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ जो है बीजेपी है, वो जो दूसरी जातियां हैं उनको मतलब लाना चाहती है उसके साथ में, जिसको अति पिछड़ा वर्ग है उनके साथ में उन्होंने सैनी को मतलब आगे किया है, खट्टर को हटा दिया। तो वो एक कास्ट ऑपरेशन है। ये कोई राजनीति मतलब जो समझ सकते हैं वो उसको जाति ऑपरेशन समझना पड़ेगा। तो हरियाणा का जो जाति ऑपरेशन है, आपने देखा होगा 2016 में जाटों ने मतलब एक आंदोलन चलाया आरक्षण के लिए। तो सारी जातियाँ 36 बिरादरियाँ जो है बीजेपी ने जाटों के खिलाफ खड़ी कर दी, और बहुत बड़ा आंदोलन चला, और तब से लेकर अब तक मतलब जो आंदोलन गर्म है। तो उसके साथ उन्होंने पूरे देश भर से बीजेपी ने जाटों की राजनीति ख़त्म कर दी, और उनको समझौते में मतलब जो जयंत चौधरी एक उभरते हुए नेता थे, और मतलब जो समाजवादियों की राजनीति करना शुरू किया था उसको भी अपनी तरफ खींच लिया। तो हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है।
और मुझे लगता है कि इसमें जो बीजेपी है इतना डाउन तो एकदम जाने वाली नहीं है। और कांग्रेस जो सरकार बनाने की जो बात कर रहे हैं लोग, तो मुझे तो नहीं लगता कांग्रेस सरकार बना लेगी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि बीजेपी सरकार बना लेगी। लेकिन मतलब हंग असेंबली हरियाणा की आने की पूरी संभावना सर इस डिस्कोर्स से लग रही है। सर आपने राहुल का नाम लिया। राहुल तो जो बहुजन का पॉलिटिक्स था वो अपने फेवर में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जितनी जितनी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और जात गणना की बात कर रहे हैं। राहुल तो इसमें वो क्या कहते हैं ना, घुस रहे हैं आपके राजनीति में। देखिए, जो राहुल गांधी ने जो उनका डिस्कोर्स था, राहुल गांधी के पीछे इलेक्शन में आप देखेंगे, जैसे मतलब आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ थे, उनको आगे किया था। उन्होंने ब्राह्मण राजनीति को आगे कर दिया, वो उनको तिलक लगा करके मंदिरों में ले जाने लगे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो उनका जो सेकुलर वोट था, जो मुसलमान थे, ईसाई थे, इस तरह के वोट जो थे उसके साथ वो भी हट गए। दलित तो पहले से ही उनके साथ नहीं थे। तो इस तरीके से उन्होंने दो काम किए। एक तो दलित को जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, ऑपरेशन है ये, जातीय ऑपरेशन ब्राह्मणों का ही है। और दूसरा मतलब उन्होंने क्या किया, दूसरा उन्होंने जो ओबीसी की जाति जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको उन्होंने उस मुद्दे को पकड़ा। बेरोजगारी इस समय जो सामान्य मतलब जो जनसंख्या है, चाहे दलित हों, अल्पसंख्यक हों या मतलब पिछड़े हों, सब में ही बेरोजगार युवा हैं। इस समय जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। तो उसका डिस्कोर्स भी मतलब उन्होंने, राहुल गांधी ने अपने उसमें जोड़ा। तो उसको बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने बोलना शुरू किया, ताकत के साथ बोलना शुरू किया। उसका परिणाम ये हुआ, उसका फ़ायदा मिला उनके लिए। उन्होंने परीक्षण किया था ना, ये 2024 का इलेक्शन है, और उनकी सीटें जो है एकदम बढ़ गई, 100 के करीब मतलब पहुंच गए। तो 50% उन्होंने मतलब जो रेज किया अपनी मतलब सीटों में। तो अब उनको ये लगा कि अब हम इस मुद्दे पर अगर चलेंगे तो कर्नाटक का जो प्रयोग उनका सफल रहा, तेलंगाना का प्रयोग सफल रहा, हिमाचल प्रदेश का प्रयोग सफल रहा। तो इसी प्रयोग के चलते वो चाह रहे हैं कि अब हम जो है, अब आपने देखा होगा अमेरिका में जब गए तो उन्होंने कहा कि हमारे उस पे आएंगे सर, उस पे आएंगे। तो ये जो डिस्कोर्स है, इसको उन्होंने अपने डिस्कोर्स में जो ब्राह्मण राजनीति है उसमें ऐड किया है। पिछड़ों को भी लेना चाहते हैं, दलितों को भी लेना चाहते हैं, और मुसलमानों को तो मतलब उनको पता है कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ आएगा, क्योंकि इधर लिंचिंग हो रही है, इधर ये हो रही है। तो इसके लिए पूरी तरीके से वो समर्पित हो गए हैं कांग्रेस के लिए, पूरे देश भर में मुसलमान, कि भाई इसके छोड़ करके और हमारा कोई नहीं है। मेरा तो यही सवाल है सर कि अब चंद्रशेखर का जो पॉलिटिक्स है बहुजन का, अब तो वो जो राहुल मुद्दा उठा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जात गणना की बात उठा रहे हैं, तो बहुजन तो इनके साथ जाएगा, राहुल के साथ जाएगा। बहुजन राहुल के साथ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो जानता है कि छत्रपति साहू महाराज ने कहा था कि सब कुछ कर सकता है बूचड़, लेकिन भेड़ बकरियों का कभी जो है नायक नहीं बन सकता, नेता नहीं बन सकता। क्योंकि भेड़ बकरियां हैं, बूचड़ का धर्म है कि उनको काटना, उनको मांस निकालना उसका, इसलिए उनको ज़्यादा खिलाता पिलाता है और मतलब वो देता है। तो इसी का मतलब जो परिणाम ये है कि वो आरक्षण के पक्ष में कांग्रेस कभी नहीं रही, और मतलब बहुजन समाज के पक्ष में कभी नहीं रही। क्योंकि अगर पक्ष में होती तो वो जो काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट है उसके लिए वो लागू करवा देते नेहरू जी। उसके बाद मंडल कमीशन को इंदिरा गांधी लागू कर देती, नहीं किया तो काशीराम जी को बहुजन राजनीति के द्वारा उसको दबाव बनाना, और दबाव बनाने के बाद में बहुजन लोग हैं और मतलब पिछड़े लोग हैं, ये सब इकट्ठे हुए देवीलाल के और उनके साथ में मिल करके, तो उन्होंने बीपी सिंह को मतलब जो है प्रधानमंत्री बनाया। तो उस समय दो बड़े काम हुए, एक तो मंडल कमीशन मिला, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न मिला। तो ये जो चीज़ें हुई तो भारत की राजनीति में परिवर्तन आया। तो इसलिए कांग्रेस की जो राजनीति थी उस समय से जो है वो अब सोच रहे हैं कि भूल गए बहुजन लोग, काशीराम है नहीं, मायावती निष्क्रिय हो गई हैं, तो भूल गए हैं। इसलिए मतलब जो अब राहुल गांधी को वो नेता मान लेंगे। लेकिन मतलब कभी भी मतलब राहुल गांधी को, नेहरू हैं तो नेहरू के ही बच्चे, तो उनको कभी बहुजन समाज अपना नेता नहीं मान सकता। इसलिए हरियाणा में ये सवाल जो मोदी ने खुद अपने भाषण में उठाया है। सर मैं आगे सवाल ले रहा हूँ, क्या राहुल गांधी जात का दर्द किताबों में पढ़ रहे हैं क्या, या एहसास कर रहे हैं? देखिए, एक माँ होती है, एक मौसी होती है। माँ जो है बच्चे को मतलब दूध पिलाती है, पैदा करती है, 9 महीने मतलब कोख में रखती है। लेकिन मौसी जो होती है उसको मतलब बाहर का दूध दे सकती है, पाल सकती है, पाल पोस करके मतलब बड़ी कर सकती है। लेकिन माँ का दर्जा जो मौसी को कभी नहीं मिल सकता। माँ माँ ही होती है और मतलब जो है मौसी मौसी होती है। इसलिए राहुल गांधी जो है एक मौसी तो हो सकते हैं लेकिन माँ नहीं हो सकते। माँ अगर देखना है तो उसे मायावती में देखना पड़ेगा, चंद्रशेखर में देखना पड़ेगा। जी
सर इसी पे आप बार बार राहुल का बता रहे हैं, आरक्षण पे मैं सवाल ले रहा हूँ कि अमेरिका में जो राहुल ने बोला कि किसी पत्रकार ने पूछा कि आरक्षण कब तक, तो उन्होंने कहा कि जब तक न्याय मिल जाएगा। आप आरक्षण कब तक, आपसे पूछ रहे थे कि आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो जो आरक्षण की बात होती है, तो जो राजनीतिक आरक्षण है वो बीजेपी को और कांग्रेस को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। जो राजनीतिक आरक्षण है, जिसके अंदर पहले जो है सीटें रिजर्व थी 119 होती थी, अब उनका जो है नई जनगणना हुई, नया मतलब जो है परिसीमन हुआ, तो उनको 2008 में जो है बढ़ा दिया गया, उनको मतलब हिस्सेदारी बढ़ा दी गई। चूँकि दलितों की जो आबादी है ना और आदिवासी की बढ़ गई, अब उनकी आबादी जो है इस समय कितनी है, अब 15% नहीं है उनकी आबादी देश भर में। अब दलितों की जो आबादी है 2011 की जनगणना में 16.6% हो गई, और मतलब उनकी जो आबादी है आदिवासियों की वो 7.5% से बढ़ करके 8.6% हो गई। तो उनकी आबादी बढ़ गई, तो उनको राजनीति में जो आरक्षण था वो बढ़ा दिया उन्होंने। कितना कर दिया, 119 से बढ़ा के 131 सीटें कर दी। लेकिन मतलब 15% जो सोशल आरक्षण है, जो नौकरियों में आरक्षण, वो 15% होता था पहले, लेकिन अभी भी 15% है। उनका 7.5% होता था आदिवासियों का, अभी भी 7.5% है। उनका आरक्षण नहीं बढ़ाया, उसका आरक्षण कम करना पड़ते हैं। सामने नौकरियों में कम करना चाह रहे हैं, शिक्षा में कम करना चाह रहे हैं, उसमें वर्गीकरण करना चाह रहे हैं। लेकिन राजनीति का आरक्षण जो है ना कांग्रेस ने कम किया, ना बीजेपी कम करना चाह रही है, वो हर 10 साल के लिए बढ़ा देते हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था उस समय 10 साल के आरक्षण की बात, वो इसी राजनीतिक आरक्षण की कही थी। और काशीराम जी ने उसके बाद में जो किताब लिखी चमचा एज, उसमें भी यही लिखा था कि ये आरक्षण जो है ये चमचा युग है। यही जो 131 जो MP जीत के आ रहे हैं, ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम करते हैं। इनका जिनके आरक्षण से जीत रहे हैं, जिनके समाज के रिप्रेजेंटेशन के रूप से आ रहे हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये आरक्षण जितनी जल्दी हो ये ख़त्म हो जाना चाहिए, तो किसी को चिंता नहीं होगी। लेकिन जो नौकरियों में जो आरक्षण है, ये फिर मतलब इसका सवाल आएगा ही नहीं वर्गीकरण का। जिस दिन ये राजनीतिक आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, और जो एक बार टिकट ले लिया है मतलब राजनीति में, जो MP बन गया है एक बार, उसको दूसरी बार टिकट नहीं दो। यहाँ ऐसा क्यों नहीं करते, जो एक बार जज बन गया उसको दोबारा जज मत बनाओ। ये भी तो नहीं होना चाहिए। तुम जो तो करे, एक बार IAS बन गया दलितों का, उसके बेटे को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये कौन उठाएगा ये बात बहुजन समाज ही उठा सकती है, ये बात चंद्रशेखर उठा सकते हैं, ये बात बहन मायावती उठा सकती हैं, और कोई दूसरा आदमी ये बात नहीं उठा सकता। इसलिए इसकी समाज के लिए आज ज़रूरत है। और राहुल गांधी को भले ही मतलब एक टेम्परेरी बीजेपी को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी की तरफ लोग गए हैं, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। सर ऐसा क्या बोला कि राहुल गांधी की बड़ी उनकी आलोचना हो रही है, बीजेपी और यहाँ तक बहन जी भी इसका विरोध कर रही हैं। आखिर क्या बोला था राहुल गांधी वो आरक्षण के बारे में? भाई उन्होंने ये कहा था, वहाँ पे जो लोग हैं जो अमेरिका में जाकर के जो प्रवासी भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, उनको संबोधित मोदी भी करते थे। ये भी जाकर संबोधित करते हैं, जो उनका सपोर्ट मिलता है यहाँ पे इंडिया के लिए। वहाँ तो बहुत विदेशी मुद्रा भारत के अंदर आती है उन लोगों के द्वारा, और उसको मतलब उन्होंने संबोधित करते हुए उन्होंने अपना सवाल रखा। अपर कास्ट के लोग हैं वो, उन्होंने कहा कि आरक्षण के बल पे जो आप चल रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ये आरक्षण आखिर कब तक चलेगा। तो उन्होंने कही कि जब मतलब ये सामाजिक न्याय जब हो जाएगा भारत के अंदर, तो हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो ये उन्होंने बोला। तो ये उत्तर सही है? मैं समझता हूँ कि अब उनको दोनों को साधना था, अपर कास्ट को भी साधना था और आरक्षण को भी मतलब साधना था। जिस तरह से आपने देखा होगा, एक बार मैं थोड़ा सा BP सिंह के समय की याद दिलाना चाहूँगा। उस समय सैयद साबुद्दीन होते थे। सैयद साबुद्दीन बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। और दूसरी तरफ मंदिर के जो थे, विश्व हिंदू परिषद के चेयरमैन जो थे, मुरली मनोहर जोशी थे। तो मुरली मनोहर जोशी कहते थे कि मंदिर हमारा वहीं बनना चाहिए BP सिंह से, और सैयद साबुद्दीन कहते थे कि इस पे जो है हमारी जो मस्जिद वहीं पे ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए, हटनी नहीं चाहिए मस्जिद। तो वो कहते थे तुम्हारी मस्जिद को कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। कौन कहता था? BP सिंह। अच्छा। हाँ, कि तुम्हारी मस्जिद को कोई माई का लाल नहीं हटा सकता। और फिर जब इधर मुंह करते थे तो मुरली मनोहर जोशी की तरफ, तो वो उसके कहते थे कंधे पे हाथ रख के कि तुम्हारा मंदिर जो है वहीं पे बनाएगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। मतलब वो मुसलमान को भी साधना चाहते थे और हिंदुओं को भी साधना चाहते थे, और BP सिंह दोनों को साध के प्रधानमंत्री बन गए। इसी तरह से मतलब जो आरक्षण वालों को भी साधना चाहते हैं, और जो आरक्षण के विरोधी हैं दोनों को भी साधना चाहते हैं। वो कभी बहुजन समाज जो बात बोलती है, बहुजन समाज के नेता जो बात बोलते हैं, वो बात ना राहुल गांधी बोल सकते हैं, और ना वो बात जो है ये जो BJP के आज मोदी हैं। मोदी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि OBC का चेहरा उनको बनाया है, इसलिए थोड़ी बहुत OBC की बात कर देते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं जनगणना की बात करते हैं, जाति जनगणना की, तो उनके लिए आंख दिखा देते हैं
ये आपके आरएसएस के जो हेड हैं, क्या नाम है उनका, मोहन भागवत, तो जब उसकी आंख देखते हैं तो फिर वो चुप हो जाते हैं। तो मोदी जी मिमियाने लगते हैं, जब उसकी तरफ देखते हैं तो मिमियाने लगते हैं, और जब इनके ओबीसी के घर पे जाते हैं, उनकी बात देखते हैं, तो वो जो है कहते हैं कि भाई समय आने पे हम जो है जाति जनगणना करा देंगे। सर चंद्रशेखर EWS के जो आरक्षण मिला है इसका विरोध कर रहे हैं कि इसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देखिए, जो EWS है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। ये मतलब जो है वो उसी तरीके से है जैसे सैयद साबुद्दीन ने विश्व हिंदू परिषद को और सैयद साबुद्दीन को और मतलब मुरली मनोज दोनों को साधा था। इसी तरह से जब एट्रोसिटी एक्ट का विरोध हुआ, आपने देखा होगा कब हुआ है ये आरक्षण, ये 2018 में हुआ है, और 2018 में ही एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ मतलब आंदोलन हुआ था, जिसमें 13 बच्चे शहीद हुआ था कि नहीं हुआ था। तो एट्रोसिटी एक्ट किसने मतलब डाइवर्ट किया था? सुप्रीम कोर्ट ने ही डाइवर्ट किया था। उसके बाद में रिव्यू किया, किसने रिव्यू किया? पार्लियामेंट ने मोदी के नेतृत्व में रिव्यू हुआ था। तो उन्होंने उनके मतलब दुखती रग पे, दलितों के पे हाथ रखा कि हम तुम्हारा एट्रोसिटी एक्ट में और मजबूत कर देंगे, कोई माई का लाल इसको हटा नहीं सकता एट्रोसिटी एक्ट को। तो उनको मैसेज दिया। उसके तरफ जब वो विद्रोह करने लगे अपर कास्ट के लोग, तो उनसे कहा तुम भी चुप बैठो, तुम्हारे लिए हम EWS दे देते हैं उसकी जगह। तो उनको EWS दे करके मतलब उनकी संख्या कितनी है? 14%, 8%, 14.8% जनसंख्या है अपर कास्ट की इस देश के अंदर। तो 14.8% को कितना दे दिया उन्होंने? 10% दे दिया, और ये कह दिया अब इसमें कोई माई का लाल ना दलित घुस सकता है ना OBC घुस सकता है। इसलिए सीधा मतलब जो है सवर्णों के लिए 10% आरक्षण है। अब कितने बच गए? तो सर उनमें वो वर्गीकरण के क्यों नहीं बात हो रही सर? हाँ, तो यही बात तो मतलब जो है लोग उठा रहे हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं ये उठा रहे हैं कि भाई उसमें दलितों को भी, जो गरीब हैं उनके लिए भी इसी तरह से दे दो। अब देखो 25% जो है आपका बहुजन समाज के दलित वर्ग है, 25% में कौन कौन हो गए? आदिवासी और ये क्या नाम है, शेड्यूल कास्ट, ये दोनों मिलाकर 25% हैं। तो 25% में उनको आरक्षण ही पहले कम मिल रहा है, 7.5 और 15 मिल रहा है, 22.5 मिल रहा है ना। तो 22.5 जो 25% से कम मिल रहा है, तो उनको कितनी कटौती हो रही है 25 में? मतलब 3.5% की उनकी कटौती हो रही है। तो जो 3% जो आरक्षण है, तो 3% आरक्षण एक तो यहाँ पे डंडी मारी गई है। हाँ, उनको जितनी जनसंख्या उतना मिल कहाँ रहा है? उनको संविधान कहता है जनसंख्या के अनुपात में मिलो। राजनीतिक आरक्षण तो मिल रहा है जनसंख्या के अनुपात में, लेकिन ये आरक्षण दलितों के साथ में, और जो कमज़ोर वर्ग के दोनों जो वो हैं आदिवासी और दलित, उनको मिल ही नहीं रहा। पहली बात तो डंडी यहाँ मार रही है। दूसरी बात ये मान रही है कि इसमें जो गरीब लोग हैं, OBC के लोग हैं, तो OBC में गरीबों को उन्होंने आरक्षण दे दिया 27%, आबादी तो उनकी 52% है। तो इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया कि 27 के अलावा जो बाकी आधे बचे हैं वो गरीब है ही नहीं। दूसरा उन्होंने ये मान लिया कि 27 में भी धोखे से अगर कोई क्रीमी लेयर वाला आ गया है, तो 27 में से भी उन्होंने क्रीमी लेयर को अलग कर दिया। ये इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट जो है उनको देना पड़ेगा इनकम का, कि 8.5 लाख से ऊपर, मतलब जिनकी 8 लाख से ज़्यादा आमदनी है, वो लोग आरक्षण नहीं पाते। OBC के लोग, उनको आरक्षण से निकाल दिया जाता 27 से, और उधर वो पहले से ही 25% पहले से ही निकाल दिए। 52% तो उनकी आबादी है, 25 तो पहले ही कट कर दिया। अब इसमें क्रीमी लेयर के नाम पर कट कर दिए। इसी का परिणाम ये हुआ है कि उनका 13% से ज़्यादा, मतलब उनका अभी 27 भरा ही नहीं गया, कहीं पर भी नहीं भरा गया। और उसमें अब रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट आ रही है। ये तो दलितों का वर्गीकरण किया गया, अभी एक रिपोर्ट और आनी है जो रोहिणी कमेटी, उसमें मतलब OBC के जो लोग हैं उनमें भी वर्गीकरण किया जाएगा। उसमें 3 या 4 हिस्से में उसको बांटेंगे। तो उस रिपोर्ट को लाने से पहले ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है ये सरकार के जो वकीलों ने, उसको बाकोबर दे दिया कि कर दो। सर आगे सवाल लेते हैं। सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री केजरीवाल इस्तीफा 2 दिन में देने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ, गुनाहगार हूँ, आप जनता तय करेगा, फिर मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। आपको क्या लगता है कि इनका जो त्याग पत्र है सही है गलत है? देखिए, सही गलत का जो हिसाब है वो तो उनका अपना मानना है। वो जनता को जो भी कर रहे हैं, राजनीतिक आदमी हैं, वोटों के लिए आरक्षण आकर्षित करने के लिए ही करेंगे। इस्तीफा दे भी सकते हैं। और वो ऐलान किया है, कल ऐलान किया। मैंने सुना है कि वो जो कह रहे हैं कि जनता कहेगी इस्तीफा दे दो तो मैं दे दूंगा। नहीं, ऐलान
कर दिया है कि मैं कल इस्तीफा दूंगा और दोबारा मुख्यमंत्री तब बनूंगा जब जनता कहेगी मैं ईमानदार हूँ या गुनाहगार हूँ। पर अभी इस्तीफा दिया नहीं है। कल देंगे जी। हाँ, कल जो देंगे और वो कह रहे हैं मैं जनता के बीच में जाऊंगा, ये भी कह रहे हैं साहब। जी। तो जनता उनको ये कहेगी कि इस्तीफा मत दो। हाँ। तो जनता किसकी होगी? वो कौन से लोग होंगे? वो आप पार्टी के तो लोग होंगे, यहाँ पर उनकी रैली होगी। तो आप पार्टी के लोग ये कहेंगे आप इस्तीफा मत दो। लेकिन ठीक है, चूँकि मैं मतलब ये साबित करने के लिए, चूँकि उधर मतलब उसी दिन 17 तारीख को मोदी का बर्थडे है और उसी दिन मतलब ये कर रहे हैं, तो वो उनको ये दिखाना चाहते हैं कि मैं एक ईमानदार हूँ। तो इसलिए अगर मुझे चाहते हो दोबारा, तो 25 में इलेक्शन है, तो 25 में इलेक्शन है तो तुम मुझे दोबारा से चुन के ले आओ। तो ये जो राजनीति है जो केजरीवाल की राजनीति कहाँ से निकली है? अन्ना हजारे की राजनीति से। और अन्ना हजारे किसके आदमी थे? उनको जेड सिक्योरिटी का मतलब जो दिया गया है वो किसने दी है? वो इसी सरकार ने दी है। और किसको मिली है जेड सिक्योरिटी इस समय? सुपर जेड और जेड दो लोगों को मिली है जो गैर राजनीतिक हैं। एक तो मोहन भागवत को मिली है और दूसरे अन्ना हजारे को मिली है। अन्ना हजारे बैकवर्ड क्लास के लीडर हैं, बैकवर्ड क्लास से आते हैं ना। और दूसरे जो क्या नाम है, जो आरएसएस के हेड हैं, वो आपके मोहन भागवत हैं। तो दोनों को मतलब जो राजनीति है, एक की मोहन भागवत करा रहे हैं और दूसरे की अन्ना हजारे। तो अन्ना हजारे की राजनीति किस पे आई थी? ईमानदारी के ऊपर। वो ईमानदारी के ऊपर बीजेपी के जो मतलब प्रधानमंत्री हैं, उनकी संवैधानिक संस्था ने उसके ऊपर दाग लगा दिया। अब दागी हो गए ना भाई, आरोप लगाते ही मतलब दागी हो जाता है आदमी। अब वो सिद्ध करेंगे। उसके साथ साथ मतलब एक उसी राजनीति में से, चूँकि जो उनकी कौन सी राजनीति है, गांधी की राजनीति करते हैं ना केजरीवाल, और राहुल किसकी राजनीति करते हैं? वो भी गांधी की करते हैं। सर, उन्होंने कल मैं गया था कवर करने के लिए, केजरीवाल कह रहे हैं मैं भगवान के कृपा से और हनुमान की कृपा से मैं जेल से छूट गया। तो अब संविधान नहीं है सर, कोर्ट नहीं है। यही मैं बताने वाला था कि भगवान की बात कौन करता है, राम की बात कौन करता है, हनुमान की बात कौन करता है? आरएसएस करती है ना। और गांधी की बात कौन करता है? गांधी की बात कांग्रेस करती है। जी। और अंबेडकर की और भगत सिंह की बात कौन करता है? अंबेडकर की बात दलित करते हैं। लेकिन तो फोटो तो दोनों को लगाते थे केजरीवाल। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ मैं जी जी। कि अंबेडकर की बात कौन करता है? दलित करते हैं। और मतलब जो क्या नाम, भगत सिंह की बात कौन करता है? या तो कम्युनिस्ट करते हैं या फिर जाट करते हैं। जाट समाज के थे ना भगत सिंह। तो ये मतलब जो करते हैं किसान लोग करते हैं। तो ये जो किसानों की राजनीति चल रही है, ये भगत सिंह जो है उसको आकर्षित करते हैं, पंजाब से हैं। और दूसरी जो दलितों की राजनीति चल रही है, उसको डॉक्टर अंबेडकर आकर्षित करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर के जो लोग हैं, उनके लिए राज्यसभा के जब इन्होंने पंजाब से सदस्य बनाए, जब उत्तर प्रदेश से सदस्य बनाए, दिल्ली से सदस्य बनाए, तो उसमें मतलब ब्राह्मणों को रखा, पंजाबी को रखा और बनिया को रखा। उन्होंने मतलब कोई दलित तो रखा नहीं, उन्होंने कोई मुसलमान भी नहीं रखा। तो उन्होंने कोई मतलब जो राजनीति है वोट लेने के लिए, चाहे पंजाब में हो चाहे मतलब दिल्ली में हो, वो तो उन्होंने अंबेडकर की, भगत सिंह की, गांधी की और हनुमान और श्री राम की करी। तो हनुमान श्री राम की राजनीति इसलिए कर रहे हैं चूँकि वो जो दिखाना चाहते हैं हम भी आरएसएस के हैं, तुम भी आरएसएस के हो। चूँकि बनिया जो हैं वो आरएसएस की राजनीति करते हैं। और बनिया ही मतलब केजरीवाल कहते हैं कि मोदी में और मतलब जो मुझ में अगर अंतर है तो क्या है, मैं अपर कास्ट का बनिया हूँ और मोदी जो लोअर कास्ट का बनिया है। चूँकि वो तो घांची बिरादरी के हैं, घांची ओबीसी में आते हैं, और मैं जो है अपर कास्ट का बनिया हूँ, अग्रवाल हूँ। तो मुझे चुनोगे कि मतलब उनको चुनोगे? तो इसलिए जब चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, तो उसमें देखते हैं कि भाई हमारा छोटा बनिया जो है देश का प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दिल्ली के लोग उस समय नहीं देखते केजरीवाल को, उस समय जो मोदी को वोट देते हैं। जब वो देखते हैं कि भाई केजरीवाल जो है हमारा बड़ा बनिया अग्रवाल है, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, तो उस समय कह रहे हैं कि भाई अब मोदी को नहीं देना, अब मतलब इसको सरकार जो है दिल्ली में इसकी क्या नाम है, केजरीवाल की बनानी है। तो ईमानदारी के लिए नहीं, इसलिए चूँकि उसको बीजेपी ने इसलिए उनको जेल के अंदर डाला कि ये जो केजरीवाल है, जो इंडिया की राजनीति हो रही है उसमें जो इतना उभर जा केजरीवाल ईमानदारी के मामले में कि राहुल गांधी से या अखिलेश यादव से या तेजस्वी यादव से या स्टालिन से, इनसे ऊपर उसका कद हो जाए। तो प्रधानमंत्री का जब नंबर आए तो
तो ममता बनर्जी कहीं मारने ले जाए प्रधानमंत्री का इंडिया में, या राहुल न मार ले जाए, क्योंकि ये ब्राह्मण है ममता बनर्जी और राहुल, तो वहाँ भी बनिया आना चाहिए। तो मतलब अगर मोदी हटें तो केजरीवाल जो है इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री बन जाए, और जब इंडिया की सरकार नहीं आवे तो दूसरे एनडीए की तरफ से जो है मोदी प्रधानमंत्री बने, या छोटा बनिया बने या बड़ा बनिया बने। तो दोनों बनियों ने मिलकर के मतलब जो ब्राह्मणों की राजनीति को भी हाशिए पे कर दिया, और ओबीसी की राजनीति को हाशिए कर दिया, और दलितों की राजनीति को, बहुजन की राजनीति को हाशिए कर दिया। ये सब नोट की राजनीति जो है आगे आ गई, और जो वोट की राजनीति थी वो परास्त हो गई। सर, केजरीवाल आरक्षण के बारे में एकदम चुप रहते हैं, आरक्षण के बारे में एकदम मौन रहते हैं, उसके बारे में कुछ बोलते नहीं। भैया उन्होंने, आपको पता होगा कि यूथ फॉर इक्वलिटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, और जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था उस समय आरक्षण के विरोध में तो इसी ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज से इनने आंदोलन चलाया था डॉक्टरों का। तो उसके लीडर कौन थे? आरक्षण विरोधी राजनीति से ही जन्म हुआ है केजरीवाल का। और मतलब जो है क्या नाम है, उन्होंने कांग्रेस के वोट को आकर्षित करने के लिए गांधी की राजनीति करी थी। अब देखो, पटेल जो है वो कांग्रेस के लीडर थे, गांधी जी के साथ थे, लेकिन पटेल की सबसे ऊंची स्टैचू किसने बनवाई? मोदी ने बनवाई, क्योंकि कांग्रेस के वोट को मतलब वहाँ से उन्होंने तोड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो को और भारतीय संविधान को जब 2000 मतलब उसमें 2 में जब ये इलेक्शन हो रहा था, तो अपने हाथी के ऊपर यात्रा निकाली मोदी जी ने गुजरात में, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो कांग्रेस को वोट को मतलब तोड़ने के लिए उन्होंने हाथी के ऊपर जो है एक जुलूस निकाला यात्रा में, उसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो और संविधान दोनों रख करके हाथी पे यात्रा निकाली, और उससे लड्डू हो गए मोदी के ऊपर। मोदी जो है बाबा साहब अम्बेडकर को और इसको, इतना ही नहीं, उसके बाद में जब सरकार बनी उनकी, तो उन्होंने उस अम्बेडकर के वोट को आकर्षित करने के लिए उन्होंने जो 5 मतलब उनके यात्रा स्थान थे बाबा साहब अम्बेडकर, उनसे संबंधित लंदन में है और यहाँ पे उनको एक स्मारक के रूप में बनाया, और ये अम्बेडकर उनको खुश करने के लिए, उनको खुश करने की, और अम्बेडकर प्रतिष्ठान बनाया। ये सब जो चीज़ें थी वो डॉक्टर अम्बेडकर ने, और संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं लोग, कांग्रेस के लोग और दूसरे बहुजन लोग। लेकिन वो संविधान को जब जाते हैं पार्लियामेंट में तो संविधान को रख के उसके आगे पहले झुकते हैं। तो वो जी सर, मैं सॉरी, मैं आपको बात रख गया क्योंकि मुझे मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है। लास्ट सवाल है सर कि अभी हाल में राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इस्तीफ़ा देने के पीछे एक बयान आया था राजेंद्र पाल गौतम का कि जब उनसे केजरीवाल से बात होती थी तो आरक्षण के बारे में केजरीवाल कहते थे क्या तू बार बार आरक्षण की बात करता है। तो ऐसे नेता लोग जब वहाँ में सरकार में होते हैं तो नहीं बोलते, इस्तीफा होते हैं तो बयान में ये सब बातें करते हैं। देखिए, जो बहुजन समाज के लोग हैं वो राजेंद्र पाल गौतम के मतलब इस स्टेप से खुश नहीं है, और जो उन्होंने मिशन जय भीम बनाया था, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। काशी राम जी का फ़ोटो अपने घर में लगाया करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए तो वो उसमें समता सैनिक दल में काम कर चुके हैं पहले से ही, लेकिन उनके तरफ जो है उन्होंने देखा बुद्धिज़्म की मतलब बात करते हैं। आप पार्टी के मतलब बड़े लीडर थे ही, कहीं न कहीं उनको मंत्री पद से हटाया जा रहा था, या वो चाह रहे थे वो नहीं करने दिया जा रहा था। उन्होंने खुद बताया है कि इस वजह से मैं मतलब संतुष्ट नहीं था मंत्री रहते हुए भी, तो इसलिए उन्होंने उस समय ये अपना स्टेप लिया, जो क्या नाम है, अम्बेडकर भवन में ये जो 22 प्रतिज्ञा ली थी, उस समय एक चर्चा का विषय बना, और वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हुए थे, और बीजेपी के लोगों का ही वो इनको मतलब हाईलाइट करने का और चर्चित करने का एक पर्दे के पीछे का प्लान था, जिससे इनको चर्चित किया गया। और उन्होंने फिर उसने देखा कि बीजेपी वाले भी नहीं पूछ रहे मुझे, और मतलब आप वाले भी नहीं पूछ रहे, मेरी मनोबल करने के लिए नहीं आए, और उन्होंने उल्टा जो है क्या नाम था, राजकुमार आनंद को, जो दूसरे एमएलए थे, उनको मंत्री बना दिया। उसके बाद में उनके ऊपर ईडी की रेड हो गई। रेड हुई तो वो डर गए, उन्होंने मतलब उससे इस्तीफा दे दिया। उन लोगों ने कहा कि भाई नई दिल्ली से आप इलेक्शन लड़ लो। बीजेपी ज्वाइन की थी ना उन्होंने पहले, तो उन्होंने बीएसपी से इलेक्शन लड़ लिया। उन्होंने बीएसपी से दलितों के वोट काट लेगा तो बीजेपी को बांट को मिल जाएगा, सब जानते हैं लोग।
तो उन्होंने ये किया, उसके बाद फिर बीजेपी में आ गए, जहाँ पे मूल स्थान था वहाँ आ गए ना। तो ये सब कास्ट ऑपरेशन है। अब जो है राजेंद्र पाल गौतम कहीं भी जाओ, उनके नाम से उनको इतना बेकार कर दिया गया, राजेंद्र पाल गौतम को, कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर के, कि बहुजन समाज के अंदर उनकी स्वीकार्यता ख़त्म हो गई। बहुजन समाज के वोटर जो है उनके कहने से वोट अब नहीं देंगे, और मुझे नहीं लगता कि अपनी पुरानी सीट से अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ें या जिससे भी लड़ें, मुझे नहीं लगता वो जीत जाएंगे। क्योंकि जहाँ मैं समझता हूँ, मेरी भी लोगों से जो बातचीत होती है, वो अब राजेंद्र पाल गौतम को जितना चाहते थे उतना नहीं चाहते। अगर वो ये काम छोड़ करके राजनीति का, अगर वो धर्म का काम करने लगते, तो मैं समझता हूँ उनका स्थान बहुत ऊंचा हो जाता, या बहुजन समाज के लिए सामाजिक आंदोलन चलाते तो उनका स्थान बहुत ऊंचा हो जाता और वो खड़गे के बराबर खड़े हो जाते। लेकिन अब वो मतलब अपनी तुलना तो करना चाहते हैं बहन जी से और चंद्रशेखर से, लेकिन काम मतलब दूसरी तरफ कर रहे हैं। इस मुकाबले में अब भाई कोई नेता नहीं, अब राजेंद्र पाल गौतम को तो छोड़ो, आप ये देखो कि जो बामसेफ जो काशीराम जी का था, उसमें से निकल करके झल्ली ने अपना पार्टी बनाई, अपना पैगाम बनाया, कुछ नहीं कर पाए। मेसराम ने पैगाम बनाया, वो बनाया क्या नाम है, बामसेफ बनाई और मतलब पार्टी बनाई, कुछ नहीं कर पाए। बोरकर ने मतलब बामसेफ बनाया और पार्टी बनाई, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन चंद्रशेखर ने तो मतलब कुछ नहीं बनाया ये सब। लेकिन भीम आर्मी मतलब कोई लोग कहते हैं वो जानता नहीं है, कम समझदार आदमी है, लेकिन वो जनता के मुद्दों को उन्होंने उठाया और लोगों को ये लगा कि ये जो बहुजन समाज के लिए एक आकर्षक व्यक्ति है, और जैसे आदमी की ज़रूरत थी एट्रोसिटी के ऊपर और उसके ऊपर, तो वैसा हमें नेतृत्व ये मिला है। और उसको बहन जी के विकल्प के रूप में, काशीराम जी के विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। और ये क्लैश नहीं है बीएसपी के साथ में। मुझे नहीं लगता, या तो ये इकट्ठे हो जाएंगे दोनों के दोनों आगे आने वाले समय में, या वोटर जो अपने आप एक जगह शिफ्ट हो जाएगा, बटेगा नहीं। चूँकि बहुजन समाज का जो वोटर है वो बहुत समझदार है, नेताओं से ज़्यादा समझदार है। वो नेताओं से पूछ कर शिफ्ट नहीं होता, वो अपना निर्णय खुद लेता है। चूँकि कैडर बेस के लोग हैं, कैडर लेने वाले देने वाले असली जो लीडर हैं, उनको तो कोई जानता ही नहीं है। वो सब हर जगह गांव-गांव में और शहर-शहर में मतलब घूमते हैं जी, उनके निर्णय से होता है सारा। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर ने बारीकी से जो रणनीति है, राजनीति है, उसको गहनता से समझते हैं, लोगों को बताया। आपका प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आपसे एक अपील है कि यदि हमारी पत्रकारिता को आप बढ़ाना चाहते हैं, बहुजन समाज की बात मैं उठाता हूं, तो आप कहां से देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें और हमें छोटा छोटा आप सहायता प्रदान करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। यही आपसे अपील है। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फ़ोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।